हेलो सलोनी, गुड इवनिंग। कूल है। चलो 5:15 हो गए, शुड स्टार्ट। ओके सलोनी, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। एंड ऑफ द क्लास आप मुझे अपना डाउट बता देना। ओके, लास्ट के 15 मिनट जो हम डाउट के लिए रखते हैं ना, उसमें आप मुझे बता देना। ओके चलो, हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स का ये हमारा 14th लेक्चर है। एंड आज होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो मैक्स कल की क्लास में ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग लेखिका। कूल है। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़े थे। ठीक है, हमने हैलो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस देखे थे। गंगा कल पक्का करेंगे। टुमारो विल डेफिनेटली प्ले काउट। टुमारो डे में, ओके, टुमारो डेफिनेटली काउट। कूल। तो लास्ट क्लास में हमने हेलो हेलो अल्केन्स और हेलो एलीन्स की रिएक्शन देखी थी। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और दूसरा हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी। वुड्स रिएक्शन, ठीक है, और वुड्स रिएक्शन की हमने कुछ वेरिएशन देखे थे। वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इन चारों रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये तीनों रिएक्शन तो काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर। ओके, गुड इवनिंग हरिया। ठीक है, चलो, तो उसी के बेसिस पे एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बी है ये क्या होगा, आप सबको मुझे ये बताना है। चलो, मैं पोल ऑन करने जा रहा हूं, सब लोग मुझे पोल पे इसका आंसर दो। भारी कंफ्यूजन। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड। चलो, बाकी सब भी जवाब दे दो। काफी मिक्स्ड में आंसर आ रहे हैं। नो हदिया, नो। यस हर्षी, वेरी गुड, वेरी गुड हर्षी। सलोनी, नो। अन्विता, वेरी गुड। प्रगति, गलत। कूल है। चलो, मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूँ पोल को। सो मोर देन 50% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हुआ होगा। ठीक है, चलो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो ए तो आप सब लोगों ने बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा, है ना। ए वाला पार्ट तो सबने बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। नहीं प्रगति, गंगा, गलत जवाब है आपका। ठीक है, तो ए वाला तो आई एम वेरी श्योर सबने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये बनेगा। अब उसके बाद में ये मैंने जो रिएक्शन कराई है CH3COOH के साथ में, CH3COOH क्या होता है? व्हाट इज CH3COOH? CH3COOH इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब एसिड क्या करता है? एसिड आपका H+ देता है, तो ये आपका CH3CO- और H+ के फॉर्म में है।
अब ग्रिग्नार्ड को कहीं पे भी H प्लस का सोर्स दिखेगा तो क्या होगा? H प्लस का सोर्स दिखेगा तो क्या होगा? यस प्रगति, वेरी गुड। वो तुरंत उस H प्लस के साथ में वो रिएक्ट कर लेगा, तुरंत H प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा। जहां पे ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो क्या होगा? ये सीधा माइनस फटाक से 1 सेकेंड में इस H प्लस के साथ में आपका बॉन्ड बना लेगा। प्रोपेन कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो। वुड्स रिएक्शन प्रोसीड्स वाया डैश मैकेनिज्म। Wood's reaction proceeds via dash mechanism. Very good Pragati, very good Hadiya, very good Saloni. Very good Ganga, very good Razia. Very good Harshi. Very good Tushar. Come on, बाकी लोग भी जवाब दे दो। Come on, I can see अभी भी कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोर देन 63% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सही जवाब दिया है कि ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपका ये प्रोसीड करता है। ठीक है, इस तरीके से। चलो, लास्ट क्वेश्चन रिकॉल का। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये PHCl इज फिनाइल ग्रुप। हाँ, PH इज फिनाइल ग्रुप, इसको हम शॉर्ट में PH लिखते हैं। ठीक है, PHCl का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में PH लिखते हैं। And this is different from दूसरा वाला pH. Cool. कौन सी रिएक्शन है ये? Which reaction is this? Which reaction is this? Woods fatigue. Very good Pragati, very good. Saloni, Woods fatigue है. This is not Woods. Yes, Woods fatigue. Very good Adiya, very good Shubhangi, very good Arushi. तो Saloni आंसर क्या होगा? अंशिका, very good. Come on, बाकी सब भी आंसर दे दो। शुभांगी, वेरी गुड। चलो, मैं पोल एंड करने जा रहा हूं। एंडेड। ठीक है, सो मोर देन 67% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। ये क्या बनाएगा? ये आपका टोलुइन बनाएगा। कैसे? इस तरीके से। हमने क्या देखा था? ये ब्लॉक को साइड में हटा दो और बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन कर दो। ब्लॉक्स को साइड में हटा दो और बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन कर दो, तो ऐसे बनेगा। This. So this is what? This is toluene. This is toluene. ठीक है, कूल है। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हेलो अरीन्स के रिएक्शंस का। ठीक है, तो हम आज के इस क्लास में दोनों चीजें पढ़ेंगे, हेलो अरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, है ना, जब हमने अल्काइल हैलाइड्स के केस में SN2 और SN1 रिएक्शन देखी थी। SN2 और SN1 रिएक्शन।
ठीक है, तो क्या ये दोनों रिएक्शन इसमें हो सकती है? द आंसर इज नो। SN2 और SN1 हैलो अरेंज में पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला इज रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा दूसरा इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा इज instability of phenyl cation, phenyl cation, and चौथा is repulsion, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो, ठीक है। रेजोनेंस आपका हैलो अरेंज में रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपका एक हैलो अरेन ले लूं, इनफैक्ट नए पेज पे मैं बनाता हूं सो दैट अच्छे से सबको समझ में आए। फर्स्ट इज रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक हैलोजन है, मैं हैलोजन के एग्जांपल में क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन, अब क्लोरीन के ऊपर 3-3 लोन पेयर होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं, और ये डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पे अगर लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पे अगर लोन पेयर हो, तो वो इजीली आपका रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। कैसे? क्लोरीन अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे चले जाएंगे, जो यहां पे जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, फिर इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर क्लोरीन अपने बॉन्ड यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरीन ऐसा, इसके ऊपर अभी भी 2 लोन पेयर है, बट क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया, ठीक है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, ये एक बॉन्ड मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, उसको मैं निकाल देता हूं, माइनस का चार्ज आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पे चार्ज, तो भी हमारा रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहां पे फिर से आपका रेजोनेंस होगा, जहां पे इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पे बॉन्ड बना देंगे, और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले जाएंगे। तो फिर से आपका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, और इस पे माइनस, इस पे ऑलरेडी प्लस है और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अभी भी क्लोरीन पे तो लोन पेयर है 2, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से वापस से डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम पे आपका चार्ज, तो फिर से ये रेजोनेंस करेगा ऐसे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, तो फिर से आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। Cl, मेरे साथ साथ ना सभी स्ट्रक्चर्स कॉपी भी करते जाओ, प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये प्लस थोड़ा दूर बन गया है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। बस अब आखिरी स्टेप, फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट हो जाएंगे, और क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे आप क्या देख सकते हो, क्या यहां पे यहाँ पे बेंजीन पे नेगेटिव का चार्ज आ रहा है? हाँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंजीन पे आपके नेगेटिव का चार्ज आ रहा है ना? आ रहा है ना? और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव होता है। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? क्या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा ना। इसलिए इसलिए आपके हैलोअरीन्स पे सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल है। हैलोअरीन्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल है। उसके दो रीजन है, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है उसको तोड़ना, क्योंकि हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। तो पार्शियल जो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, इस रिपल्शन को भी हमें ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपके हैलोअरीन्स सब्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं। फिर भी इनमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन कंडीशंस बहुत ही रिगरस चाहिए। कंडीशंस बहुत ही रिगरस चाहिए, हमें बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। यहां पे इस क्लोरीन को हटा के इसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिगरस कंडीशंस चाहिए, है ना। वो हम आगे देखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, sp2, ठीक है। यहां पे ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, लेकिन इस पे आपका अल्काइल हैलाइड वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? उसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3। अब जितना ज्यादा s कैरेक्टर आपका इलेक्ट्रॉन्स उतने ही टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रखना पसंद कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपका एक तो sp2 और क्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही एज कंपेयर टू sp3 कार्बन और क्लोरीन में, ठीक है, वो तो है ही। दूसरा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल से इसलिए भी थोड़ा दूर भागता है, ठीक है। ये आपका दूसरा रीजन है। क्या ये दोनों रीजन सबको समझ में आए? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आए तो पहले इसको कॉपी कर लो, पहले इनको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा पायल, शिवानी, सेकंड वाला फिर से समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रीजन है, ठीक है। यहां पे जो ये वाला बॉन्ड है, कार्बन और हैलोजन वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इस केस में क्या है? वो sp2 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है। और इस केस में यहां पे भी मैं क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है, तो चीजें हमारी इवन हो जाएगी, ठीक है। इस केस में आपका sp3 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, sp3 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, ठीक है। तो sp2 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड
वर्सेस sp3 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड, इन दोनों में sp2 कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा ना, आपकी ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी। ये हमेशा जान के चलो, s कैरेक्टर जितना ज्यादा, ओवरलैपिंग उतना अच्छा। ओवरलैपिंग जितनी अच्छी, आपका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, आपका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है? क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आया? आया? ठीक है, तो ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, है ना। अब एक sp3 कार्बन ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा एज कंपेयर टू एक sp2 कार्बन, है ना। अगेन सेम रीजन कि s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का क्लियर कट मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। ठीक है? क्या ये दूसरा रीजन भी अब समझ में आ गया? क्या ये दूसरा रीजन भी अब समझ में आ गया? ठीक है, सो ये रीजन है आपका। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसलिए भी वो नहीं देना चाहता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रीजन है थर्ड इज इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। ये आपका स्पेसिफिकली SN1 के है। ठीक है, अगर मान लो मैं अज्यूम कर लूं, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि मेरा जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेंजीन पे, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये SN1 के थ्रू हो रहा है, SN1 के थ्रू हो रहा है। अब SN1 में क्या होता है? पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में आपका क्या होता है? आपका हैलोजन रिमूव हो जाता है और आपका कार्बोकैटायन बनता है ना। हैलोजन रिमूव हो जाता है और आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो ये क्या बनाएगा? ये आपका फिनाइल कैटायन बनाएगा, फिनाइल कैटायन बनाएगा, ये बनाएगा। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं ये SN1 में जाता है, क्या बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होगा? हमने देखा था डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या प्लस चार्ज स्टेबल होता है? नहीं ना, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है। अगेन ये स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। इसके लिए भी ये आपका SN1 के मैकेनिज्म से नहीं जा सकता, इसके लिए ये आपके SN1 के मैकेनिज्म से नहीं जा सकता। ठीक है, सिंस फिनाइल कैटायन is unstable, therefore it will not proceed via SN1, it will not proceed via SN1। ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक रीजन बता दिया SN1 का। ठीक है, फोर्थ रीजन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? कि ये आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके पास अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो वो और एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, और एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ रीजन इज सिंपल, सिंस both benzene ring and nucleophile are electron rich, hence there is strong repulsion between the two,
ठीक है, चलो सब लोग इसको कॉपी कर लो। अगर इसमें अभी भी कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ कि SN1 SN2 की तरफ से वो क्यों नहीं जाएगा। क्या सबको ये क्लियर हो गया? क्या सबको ये क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना बेंजीन रिंग पे कितना मुश्किल है? क्या ये सबको क्लियर हो गया? अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो अभी बोलो। थर्ड वाला अगेन बता दूं सलोनी, थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मैं इस पे सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं वाया SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे? वाया SN1 मैकेनिज्म, है ना? ओके रजिया, मैं फोर्थ भी बता देता हूं, वाया SN1 मैकेनिज्म। तो हमें पता है SN1 में मेरा कार्बोकेटायन बनता है ना? SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, तो यहां पे वो कैटायन कहां बनेगा? वो आपका बेंजीन रिंग पे बनेगा, बेंजीन रिंग पे बनेगा, है ना? और बेंजीन रिंग पे आपका प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज होना मतलब अनस्टेबल। क्योंकि अगर समझ लो ना कि मेरे पास खाना है, मेरे पास खाना है, फिर भी मैं ना खाऊं तो ये कैसे चलेगा, है ना? मुझे भूख भी लगी है, मेरे पास खाना भी है, पर मैं नहीं खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए वो फिनाइल कैटायन आपका अनस्टेबल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो SN1 से तो नहीं जाएगा, SN1 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा, फोर्थ वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा कि बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब वो न्यूट्रल है तो उसके पास 3-3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का होना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो रेजोनेंस भी कर रहा है तो एनी टाइम बेंजीन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन रिंग पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग हमारी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, जो कि अगेन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो जब दो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा? तो क्या आपका रिपल्शन होगा? यस, आपका रिपल्शन होगा। तो वो अगर रिपल्शन होगा तो क्या वो रिपल्शन करना चाहेगा? नहीं। इसके लिए वो रिपल्शन की वजह से भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहता है। यस सलोनी, अनस्टेबिलिटी की वजह से, एकदम करेक्ट, अनस्टेबिलिटी की वजह से। ओके लेखिका, लिख लिया आपने फर्स्ट स्लाइड वाला? क्या इतना क्लियर है सबको? क्या है सलोनी, रजिया, आप क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू? क्लियर, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब तब से मैं बोल रहा हूं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 से तो नहीं हो सकता, है ना? बट मैंने आपको ये भी बताया कि अगर अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि वो इन कंडीशंस को ओवरकम कर दे, रिपल्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी बढ़ा ले रहा है ना? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मतलब आपने कभी ये देखा है कि अगर मैं दो मैग्नेट के एक पोल को पास में ले आऊं तो वो बहुत तेजी से एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं थोड़ा पावर लगाऊं तो मैं उनको पास में ला सकता हूं, है ना? अगर मैं थोड़ा पावर लगाऊं तो मैं उनको पास में ला सकता हूं, ठीक है। तो वैसे ही अगर अगर यहां पे मैं इनफ कंडीशंस दे दूं तो क्या मैं ये सब्स्टिट्यूशन करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अगर हम इनफ एक्सट्रीम कंडीशंस दे दे तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन इजीली करा सकता हूं, और इस सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं SNAR। SNAR न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, AR मतलब एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन। ये आपका और एक मैकेनिज्म है जो स्पेसिफिकली बेंजीन के ऊपर काम आता है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म है तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको पहले हम एक जनरल तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में एक लिविंग ग्रुप लगा है। लिविंग ग्रुप, LG मतलब लिविंग ग्रुप। मैं यहाँ पे सारे नोटेशंस लिखते जाता हूं। LG मतलब लिविंग ग्रुप। इस केस में हमारा लिविंग ग्रुप क्या होगा, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल भी होगा, है ना, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इसको इस पे सब्स्टिट्यूट करना है तो इसको अटैक करना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है। अब जब वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, है ना, अगर वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आपके इस न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका माइनस चार्ज आ गया, इस पॉइंट पे आपका माइनस चार्ज आ गया, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर आपका सेकेंड स्टेप में, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे माइनस क्यों आता है, क्योंकि जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो अगर इस कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और बाकी सब में सबसे सबसे वीक बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो फटाक से इस बॉन्ड को तोड़ के वो माइनस बना देता है, माइनस बना देता है। लेकिन क्या होता है, जब वो यहां से माइनस बनता है तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये जब एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होता है तो वो भी होना इसके लिए अनस्टेबल होता है। तो फिर ये सेकेंड स्टेप में क्या करता है, सेकेंड स्टेप में ये फटाक से आपका फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। कैसे, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे देगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचेगा, ये फिर से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया, तो इसके पास ड्राइविंग फोर्स भी है दोबारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ड्राइविंग फोर्स भी है दोबारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी आपका 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है कि पहले में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल से ये इंटरमीडिएट बनाता है, नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनाता है। फिर वापस इस नॉन एरोमेटिक से ये आपका एरोमेटिक स्पीशीज बन जाती है, एरोमेटिक स्पीशीज बन जाती है। बट माइंड यू, ये होने के लिए आपकी कंडीशंस बहुत ज्यादा रिगरस चाहिए, बहुत ज्यादा रिगरस चाहिए। ठीक है, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया, दिस इज योर SNAR मैकेनिज्म। इसको कॉपी कर लो और इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, इसको कॉपी कर लो और इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर छे,
क्लियर है? वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड, क्लियर है? ठीक है, देखो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ आपका ड्राइविंग फोर्स है। फर्स्ट स्टेप में ड्राइविंग फोर्स क्या है कि हम वो एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये इंटरमीडिएट स्टेबली एग्जिस्ट कर पाए, इंटरमीडिएट स्टेबली एग्जिस्ट कर पाए। और सेकेंड स्टेप में ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो फिर से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज समझो, यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, यहां पे आपका माइनस आ रहा है। और ये जो माइनस है, क्या ये आपका रेजोनेंस कर सकता है? जो इंटरमीडिएट वाली जो मेरी स्पीशीज बन रही है, क्या वो रेजोनेंस कर सकती है? ऐसे बन रहा था ना, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये माइनस रेजोनेंस कर सकता है? कर सकता है ना, है ना? यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। फिर से यहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, फिर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, तो यहां पे क्या आप एक चीज नोट कर सकते हो, एक चीज नोट कर सकते हो, ये माइनस कहां कहां आ रहा है? अगर मैं इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये माइनस चार्ज कहां कहां आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो, पैरा और मेटा में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो पैरा पे, है ना? दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, दिस इज पैरा। ये ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस को कौन स्टेबलाइज करता है? माइनस किसके आने से खुश होगा? माइनस किसके आने से खुश होगा? हाँ, पॉजिटिव के। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस किसके आने से खुश होगा? माइनस प्लस के आने से खुश होगा, है ना, है ना? प्लस के आने से। अब बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे मैं कैसा ग्रुप अटैच करूं, मैं कैसा ग्रुप अटैच करूं जिसकी वजह से उस पे प्लस आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बेंजीन पे मैं कैसा ग्रुप अटैच करूं जिसकी वजह से मेरे पास प्लस आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? देखो बेंजीन पे नेगेटिव आ रहा है, तो अगर इसके पास में ऐसा कोई ग्रुप ले आऊं जो इस इलेक्ट्रॉन को ले सके, इलेक्ट्रॉन को ले सके, क्योंकि बेंजीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। यस, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेरी गुड काजल, वेरी गुड पूर्णिमा। तो अगर यहां पे अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ सलोनी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करना चाहता है? वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। बेंजीन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है? क्या बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? सलोनी, हाँ या ना? क्या बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? हाँ, नेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना? नेगेटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लेना चाहता है ना? बेंजीन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देना चाहता है, तो ये दोनों की पार्टनरशिप हो गई। करेक्ट, दोनों की पार्टनरशिप हो गई। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इन ये ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव आ रहा है ना, उसको स्टेबल करेगा,
उसको स्टेबल करेगा. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, negatively charged. So placing an electron withdrawing group on ortho and para positions will stabilize this negative charge, which will further stabilize the intermediate form. समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? सर इन सब प्रोसेस का एक ही मोटिव होता है ना, स्टेबिलिटी. यस लेखिका, यस, स्टेबिलिटी अचीव करना इज द मेन मोटिव. सलोनी मैं दिखा रहा हूं प्रीवियस स्लाइड. पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको कि क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से वो स्टेबल हो जाएगा? समझ में आ गया ना? वेरी गुड. ठीक है, चलो अब सब लोग इसको कॉपी कर लो. सब लोग इन दोनों पेजेस को कॉपी कर लो. ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा और फास्ट होने लगेगा. डन? वेरी गुड, वेरी गुड. अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, चलो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. अच्छा सलोनी ये देख लो, सलोनी लिख लो, फिर ही मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम. ठीक है, डाउस प्रोसेस आपके डाउ कंपनी ने बनाया था, तो उसी कंपनी के नाम पे ये प्रोसेस है. ये फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ट्राई किया था. ठीक है, तो कैसे करा था इन्होंने यहां पे करा था. Cl क्लोरोबेंजीन लिया उन्होंने. क्लोरोबेंजीन को उन्होंने सबसे पहले एक अल्कली के साथ रिएक्ट कराया. अल्कली के साथ कैसे? अल्कली के साथ करेक्ट कराया. बट यहां पे सब लोग कंडीशंस देखना. कंडीशन इज 623 केल्विन. 623 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर हो गया? ये 623 केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर हो गया? ये बताओ मुझे, कितना हो गया? 200 प्लस 400 नहीं 350. यस 350-60 के आसपास. 70 प्लस 50 20. हाँ 350 डिग्री सेल्सियस है ना. 350. और प्रेशर कितना होता है? प्रेशर इज 300 एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर. समझ रहे हो? 1 एटमॉस्फेयर. तो इसका मतलब अपने सर पे जो प्रेशर लग रहा है ना, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है. अपने सर के ऊपर प्रेशर 300 टाइम्स बढ़ा दो तो क्या होगा? अपने सर के ऊपर अगर अपन ने 300 टाइम्स प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा सर पे, सर फट जाएगा, है ना.
इतना ज्यादा प्रेशर हमें इस रिएक्शन के लिए लेना पड़ता है। सलोनी इज लाइक सर ऑलरेडी माइंड में इतना प्रेशर है। यस हदिया, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे हम लोग जेरी के जैसा। यस टॉम एंड जेरी में आप देखते हो ना कि कोई किसी पे हथौड़ा मारता है तो उनका सर फ्लैट हो जाता है, एग्जैक्टली वैसा। सोचो इतनी रिगरस कंडीशंस। लेखिका इज लाइक सर हमारे क्लास से तो कम ही होगा, हमारे सिलेबस से तो कम ही होगा, पापड़ बन जाएगा। एग्जैक्टली पापड़ बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी रिगरस कंडीशंस हमें चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है O माइनस। फिर इस फिनॉक्साइड आयन को मैं H+ के साथ में थोड़ा एसिडिफिकेशन करा देता हूं, तब यहाँ पे जाके आपका फिनॉल बनता है, ठीक है। सो दिस इज योर डाउज प्रोसेस, ठीक है। दिस इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो मेरा कुछ और अच्छा हो सकता है। तो मान लो यहां पे मैं क्लोरीन के साथ साथ यहां पे मैं एक NO2 ग्रुप लगा देता हूं पैरा पोजीशन पे, है ना, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे मेरा नेगेटिव आ रहा था। तो जब मैं ये करता हूं तो मेरी कंडीशंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। फिर मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, सिर्फ मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही अगर मैं 270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना, 273 से और 270 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा दूं, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है कि अरे वाह, NO2 लगाना तो फिर बहुत अच्छा है ना, NO2 लगाना तो बहुत अच्छा है ना। तो बस, तो हम अगर इतना ही अच्छा है NO2 लगाना, तो हम और NO2 लगा देते हैं ना, हम और एक बार NO2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं और एक बार पैरा के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दूं, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दूं, तो क्या होगा, तो मेरा टेम्परेचर मुझे और भी कम लेना पड़ेगा, और भी कम। अब मैं कितने टेम्परेचर में मेरा काम हो जाएगा, 368 केल्विन में, 368 केल्विन में, है ना। मेरा इतने ही टेम्परेचर में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो बस ये देख के फिर मेरे पास और बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर फिर 2 पे क्यों लगा रहे हो, फिर तो तीनों पे लगा दो और टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। हदिया, NO2 is electron withdrawing group. NO2 is a very powerful electron withdrawing group, very very powerful। ठीक है, तो फिर मुझे सिमिलरली जैसे हदिया ने पूछा, वैसे और भी बच्चे हैं, वो मुझे पूछेंगे कि सर अब 2 जगह लगाया है तो तीसरी जगह भी लगा ही दो, है ना। तो अगर मैंने तीसरी जगह भी लगा दिया, तो क्या होगा, तो मुझे बस अल्कली और थोड़ा सा वार्म करने की जरूरत है। अल्कली लेके अगर मैंने हल्का सा वार्म भी कर दिया ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेखिका, न्यूक्लियोफिलिक कराने की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए तो हमारी कंडीशंस में सुधार आते जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे हमारी स्टेबिलिटी, जो एनायन बन रहा है ना मेरा इंटरमीडिएट में, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है,
उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। कम नहीं हो रही है, ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। 300 एटमॉस्फेयर कैसे अप्लाई किया जाता है? 300 एटमॉस्फेयर आपका 300 एटमॉस्फेयर आपका कैसे अप्लाई किया जाता है? ठीक है, अगर यहाँ पे अगर पहले छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ H2O लोगे, NaOH लेने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप H2O लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। शिवानी, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे लगाते हैं? पिस्टन की मदद से जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करते जाएंगे ना, प्रेशर आपका इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। चलो सब लोग इसको लिख लो, डाउस प्रोसेस सब लोग लिख लो, ठीक है। अच्छा, डाउस प्रोसेस ये फर्स्ट वाला ही है, हाँ, जहां पे हमको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। डाउस प्रोसेस सिर्फ इतना है, बाकी सब उसके एडिशनल रिएक्शंस है, ठीक है। और ये क्लियर है ना कि हम NO2 को मेटा पे क्यों नहीं लगा रहे? दैट इज क्लियर ना कि हम NO2 को मेटा पे क्यों नहीं लगा रहे, है ना। कभी भी कुछ भी डाउट हो तो ये डायग्राम देख लेना, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। क्या सबने कॉपी कर लिया? यस, कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। के काजल, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड। डन, वेरी गुड अतिया। डाउस प्रोसेस से पिछली वाली स्लाइड, ओके, ये लो। डन, ओके। ठीक है। अच्छा, ये डाउस प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सो दैट्स ओके, ठीक है। ये यही वाली रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस वाली, ठीक है। चलो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? EAS reactions, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग, वेरी गुड अंशिका, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। क्या बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच क्वांटिटी है? क्या बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है? यस। तो क्या उसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद होंगे? बहुत, है ना। एज पीपल सेज, नहीं, सिंधु उसको नहीं पसंद होंगे, ठीक है। ऑलरेडी आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख चुके हो यहाँ पे, है ना, यही वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इन्हीं को मैं दोबारा से रिपीट करना जा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका?
फटोफट से सब लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो वापस। ठीक है, फिर से आगे रेजोनेंस होगा आपका। ठीक है, इसके आगे फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। और लास्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट किया क्या? बेंजीन के पास में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, और इसके एट एनी पॉइंट कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठा लो इन तीनों में से, हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज का होना मतलब क्या, या पाई बॉन्ड का होना मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड का होने से हमारा मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड से हमारा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच होना। क्या उसको ऐसी स्पीशीज, तो क्या बेंजीन को मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं? अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या बेंजीन को मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना, है ना? न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद है? न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद है? न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल, है ना? न्यूक्लियोफाइल को कौन पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को पसंद करेगा, पसंद करेगा, है ना? अब यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, सो हैलोजेंस, हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, लेकिन 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 दे आर ऑल्सो deactivating groups, deactivating groups due to -I effect, -I effect, है ना? क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। और क्लोरीन बहुत अच्छे से आपके इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है ना? तो रेजोनेंस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और इंडक्टिव के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और इंडक्टिव के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ऐसे भारी झगड़ा हो रहा है, रेजोनेंस और इंडक्टिव में भारी झगड़ा हो रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे
आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका जीत जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट विंस, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे आपका जीत जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं इसको कंपेयर करूं बेंजीन से, ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं बेंजीन से, दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ना, ये हैलोजन के मामले में ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी तुम बेंजीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो जो रेजोनेंस के थ्रू प्लस एम कर रहा है, वो हमेशा आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। बट हैलोजन्स आपके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, स्टिल वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्टिल वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग कहने का मतलब कि अगर मैं बेंजीन से रिएक्शंस कंपेयर करूं, अगर मैं बेंजीन और हैलोअरीन्स में रिएक्शंस कंपेयर करूं तो बेंजीन में रिएक्शंस फास्ट होंगी एज कंपेयर टू हैलोअरीन्स, एज कंपेयर टू हैलोअरीन्स। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है ये सबको? अच्छा, लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं मैं, ये लो लास्ट स्लाइड देख लो, लास्ट स्लाइड देख लो, क्लियर, ठीक है। क्लियर? शिवानी, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों जीत जाता है? क्योंकि कार्बन और हैलोजन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है, इसलिए वो इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है। इट्स जस्ट अ टग ऑफ वॉर, रेजोनेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है बट इंडक्टिव इफेक्ट उससे खींचना चाहता है। इट्स अ टग ऑफ वॉर। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता भी है ना तो क्लोरीन पे आपका प्लस आता है, क्लोरीन पे आपका प्लस आता है, और क्लोरीन कभी भी चाहेगा क्या मेरे पे प्लस आए? क्लोरीन चाहेगा क्या मेरे पे प्लस आए? नहीं ना, नहीं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। हमने देखा ना नेगेटिव आपका कहां आ रहा है अंशिका, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा ना नेगेटिव कहां आ रहा है, ऑर्थोपैरा पे, इसलिए वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। देखो, ऑर्थो और पैरा आपका डिसाइड करता है कि वो रेजोनेंस करके नेगेटिव कहां कहां ले जा रहा है, ठीक है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आपका दोनों पॉइंट पे डिसाइड होता है, रेजोनेंस पे भी और इंडक्टिव इफेक्ट में भी, दोनों पे डिसाइड होता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होना। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होने का ऑर्थोपैरा से कोई लेना देना नहीं है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग होने का मतलब होता है रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, क्या वो बेंजीन से फास्ट होगी, क्या वो बेंजीन से स्लो होगी। अब ये डिफरेंस क्लियर है अंशिका? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, कूल है, कूल है। हमारी क्लास कितने बजे तक है? अच्छा, 6:30 तक ही है ना, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस हम कल करेंगे, कल हम इसको खत्म कर देंगे पूरा, है ना। अभी मैं डाउट्स ले लेता हूं थोड़े, अदरवाइज आप लोगों के डाउट्स रह जाएंगे। तो कल मैं ये रिएक्शन सारी खत्म कर दूंगा और कल हम कहूट खेलेंगे, और सैटरडे वाली क्लास में हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, है ना, सो दैट टेस्ट के पहले आप एकदम अच्छे से प्रेप हो जाओ, एकदम अच्छे से, ठीक है। अब जिसका जिसका डाउट है हाथ ऊपर करो। सलोनी, आपका कुछ डाउट था ना? ठीक है, और सब लोग, यस हर्षी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्यों लेखिका, ये पोल का रिजल्ट क्यों जानना आपको? अच्छा, और भी किसी को अगर डाउट है? यस, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुको। सिंधु लास्ट स्लाइड, ओके लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूं। डाउस प्रोसेस का लास्ट स्लाइड, ओके, डाउस प्रोसेस का लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूं।
ये लो डाउस प्रोसेस का लास्ट लाइन। ये लो लेखिका, आपको देखना था ना रिजल्ट, ये लो। ओके लेखिका, चलो सलोनी हाथ ऊपर करो अपना। सलोनी, यस सलोनी बोलो, क्या डाउट है आपका? वुड्स रिएक्शन में क्वेश्चन था 2C2H5Cl + 2Na। एक सेकेंड, किसमें क्वेश्चन था ये? वुड्स रिएक्शन में लास्ट क्लास का क्वेश्चन है सर। 2C2H5, Cl + 2Na। ठीक है। सर हमें इसका प्रोडक्ट बताना था। हाँ तो सर प्रोडक्ट तो इसका आया था CH3CH2 CH3CH3। सर ये मल्टीपल चॉइस में था एक क्वेश्चन। हाँ सर इसमें हम ऑप्शंस थे तो ऑप्शंस वाले में हम इस तरह भी जज कर सकते हैं, लाइक इसमें C2 है एंड आगे 2 है, तो कार्बन जिसमें 4 कार्बन होंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, आराम से कर सकते हो आप। मतलब आपको देखना पड़ेगा, C2H5 है ना, इसका डबल कर दो C4H10। जहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखे वो आपका सही जवाब है। ओके सर। एंड हाँ सर आपने एक बात बोली थी कि जब उसमें अगर हम वुड्स रिएक्शन में अगर एक एल्काइल से ज़्यादा लेते हैं तो वो डिफरेंट मतलब काफ़ी सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो सर वो वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए एक बार। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 अल्काइल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये लिया मैंने, ठीक है। एक मैंने इथाइल क्लोराइड लिया, एक मैंने हर्षी, इफ यू वांट वी कैन डिस्कस, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ये मैंने 2 तरह के अल्काइल ग्रुप्स ले लिए, ठीक है। यस सर। अब इसमें आपका आपको प्रोडक्ट्स बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि ऐसा समझो, आपके रेडिकल कितने बनेंगे बेसिकली, है ना। आपको ये देखना है, तो आपका CH3 डॉट भी बन सकता है ना, और यस C2H5 सर। डॉट, ये दोनों बन सकते हैं। अब रेडिकल बनेगा, रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो ये यस अपन सर। टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एक CH3 डॉट है, ये हो सकता है दूसरे CH3 डॉट के साथ कंबाइन कर जाए। यस करेक्ट? सर। हो सकता है ये दूसरे C2H5 डॉट के साथ कंबाइन कर जाए, यस सर। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक C2H5 डॉट दूसरे C2H5 डॉट के साथ कंबाइन कर जाए, यस ऐसे। सर। इस तरीके सर से ये, इसमें NaCl कॉमन होगा तीनों रिएक्शंस में। हाँ, तीनों रिएक्शन में NaCl तो एनीवेज निकलना ही है उसको, तो है ना, उसको तो एनीवेज निकलना है, ठीक है। यस सर। इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ पे C2H6 बन जाएगा, यहाँ पे C3H8 बन जाएगा, और यहाँ पे C4H10 बन जाएगा। तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर आप 3 अल्काइल ग्रुप लोगे तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट सलोनी? नो सर। सर थैंक यू। वेलकम। चलो, और किसी को कुछ डाउट है? हर्षी, आपका कुछ डाउट है क्या एनसीईआरटी में? कमान, चलो, और किसी का कुछ डाउट है तो बता दो। हाँ शुभांगी बोलो, शुभांगी हाथ खड़ा करो। यस शुभांगी। सर हाँ बोलो। सर जैसे सर CH3Cl है तो हाँ, सर क्लोरीन तो सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब पर भी सर वो क्यों सर होमोलिटिक फिजन कर रहा है कार्बन के साथ CH3Cl सर है। इसी रिएक्शन में। हाँ, वो क्यों कर रहा है? अभी यस इसमें सोडियम है आपका, है ना। यस बेसिकली सर। काम ये सोडियम कर रहा है। Na आपका Na+ में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन दे रहा यस सर। है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब वो क्या रहा है, मान लो मेरे पास CH3Cl है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, C H H और Cl, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है ना, यस सर।
तो ये क्या करता है, ये डेल्टा पॉजिटिव की वजह से होने पे ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है, तो यहाँ से ये पूरा Cl माइनस बन के निकल रहा है। ओके सर। समझ में आया? यस वरना सर। पहले क्या होता था कि अगर Cl OH माइनस में करता हूँ यस सर। यस सर। तो OH अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस ये माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों यस मिलके सर। बॉन्ड बनाते हैं, यस सर। इसकी वजह से। ठीक है? ऐसा मतलब सर वो जो सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो Na का इलेक्ट्रॉन है। यस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रेडिकल बनाने में काम कर रहा है। यस सर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट शुभांगी? नो सर। और सर ये सर एक प्रॉब्लम था सर, जैसे इसके पहले सर वीवीएस सर ने जब स्टार्ट किया था तो सर उन्होंने सर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का सर वो लिखा था, रेट ऑफ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का ऑर्डर लिखवाया था 1:3.2:5 ऐसे करके क्लोरीन Cl2 का, और सर ब्रोमिनेशन का। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, यस सर। वो हैमंड पोस्टुलेट करके कुछ लिखवाया था क्या? वो सर मतलब सर हाँ। इसका एक क्वेश्चन था कि सर उसमें मेजर प्रोडक्ट मतलब 2 डिग्री प्रोडक्ट कितना बनेगा, 1 डिग्री प्रोडक्ट कितना बनेगा और 3 डिग्री प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। मतलब कोई जैसे कार्बन का चेन था उसमें। ऐसा ये ना, वो सर तो मान लो ऐसा कोई एग्जांपल है। सर इसमें था कि सर वो सर बस हाइड्रोकार्बन था, उसमें क्लोरीनेशन हो रहा था। अच्छा, क्लोरीनेशन हो रहा था, समझा मैं। ठीक है, यस सर। तो ये H है ना, इसको मैं Cl2H से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, करेक्ट यस सर। ना? तो आपका मेजर क्या बनेगा? ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका स्टेबिलिटी का एंगल, ठीक है, दूसरा है आपका स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल से मेरा मतलब है कि नंबर का एंगल, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे तुम्हारे दो तरह के तुम्हारे ये बन सकते हैं, व्हाट डू आई से, फ्री रेडिकल, है ना, इसके दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं, दोनों में बना देता हूँ, ठीक है। पहला फ्री रेडिकल तुम्हारा ऐसे बनेगा, एक 1 डिग्री बन सकता है, एक 3 डिग्री बन एक सकता 1 है। डिग्री बन सकता है और एक 3 डिग्री बन सकता है ना, यस सर। इस तरीके से, करेक्ट। यस सर। अब 1 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए, यस सर। है ना, Yes, sir. मेजर प्रोडक्ट। बट एक्चुअल में जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट नहीं आता, हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है ये वाला। यस सर। क्योंकि अल्फा मतलब H ज्यादा है 1 डिग्री। यस, 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा है। तो स्टैटिस्टिकल से मेरा मतलब है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब देखो क्लोरीन जब अटैक करेगा तो क्लोरीन अपने दिमाग में ये सोच के थोड़ी अटैक करता है कि मेरे को 3 डिग्री के पास ही जाना है। यस सर। क्लोरीन को तो हाइड्रोजन से मतलब है ना, यस सर। Cl डॉट को तो प्योरली हाइड्रोजन से मतलब है, उसको Yes. जहां से हाइड्रोजन पहले मिलेगा वो वहां से कर लेगा, करेक्ट। तो Yes, sir. उसको अब यहाँ पे 1 डिग्री की कितने हाइड्रोजन है? 3 मतलब 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री 9 है टोटल। ना? और Yes, sir. का एक ही है यस सर। है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 1 डिग्री इज मोर, यस सर। ऑल्सो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 1 डिग्री इज मोर, है ना। इसके लिए फिर ये आपका डोमिनेट कर जाता है, अगर ओवरऑल अगर आप इन कार्बन को नंबर दे दोगे ना 1 2 3 और 4, है ना, और फिर आप अगर हर एक कार्बन पे ये देखोगे ना कि कितना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यस सर। हर एक का अलग अलग प्रोडक्ट निकाल के देखोगे ना, तो अगर तुम इन तीनों को सेम नहीं मानो, इन तीनों को अलग अलग मानोगे ना, तब इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा फोर्थ वाले का। यस सर। तो ओवरऑल तो ये फोर्थ वाला फेवर्ड है,
बट क्योंकि ये तीनों सेम हो जाते हैं, इसके लिए ओवरऑल इसका अमाउंट बढ़ जाता है। यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज व्हाट हैमंड पोस्टुलेट इज। ओके सर। ठीक है, सर मतलब ये किस चैप्टर में पढ़ना था? ये एग्जैक्टली इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, यस सर। ये थोड़ा सिलेबस के बाहर भी है। दिस इज गुड टू नो अ थिंग होता है कि मतलब ये पता होना चाहिए, सो दैट आप स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी के बारे में भी सोच पाओ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसके लिए भी ये पढ़ाया जाता है। यस सर। अब क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट है किसी का? नहीं? तो चलो मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।